अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश विधानसभा या सचिवालय तक पहुंचने का, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप नेता और विधायक बन जाइए, या फिर आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आरओ जैसे बहुचर्चित एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके एक ऐसे ही पद पर आसीन होकर आप सचिवालय तक का सफर तय करें। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल। जी हाँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा आरओ एग्जामिनेशन 2025 के बारे में, जो कि 27 जुलाई को होने वाली है। मित्रों, इस परीक्षा में पूर्व में ऐसा देखा गया है कि जब भी यह फॉर्म आता है तो दोबारा जब ये भर्ती आती है, इस बीच में काफ़ी गैप रहता है। तो आपको यह अवसर मिला है और इस अवसर में आप पूर्ण रूपेण सफल हों, यही मेरी कामना है। इसी विषय वस्तु पर आज चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हूँ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऐसा हम क्या कर सकते हैं इस परीक्षा में जिससे हम 100% सफलता पा सकें। तो पूर्व के अनुभव के आधार पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं इस परीक्षा की पृष्ठभूमि की। देखिए, इस परीक्षा की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, बहुत विस्तार पूर्वक मैं चर्चा नहीं करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप आज का यह वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आप अभी अपनी परीक्षा में जितना अच्छा करने वाले हैं उससे 70%, जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, उससे 70% अच्छा आप करेंगे, ये मेरी गारंटी है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपने व्यूज जरूर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं 16 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें पढ़ के आप निश्चित ही सफलता हासिल कर सकते हैं। और अभी भी जो 4 दिन का समय बचा हुआ है, इन 3 से 4 दिनों में ही आप ये टॉपिक भी कवर कर सकते हैं। और आप देखिए कि क्या आपने इन टॉपिक को कवर किया या नहीं किया। पहले पूरी बात को सुने और समझे। आइए शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। देखिए, अगर हम बात करते हैं आरओ की पृष्ठभूमि की, मैं बहुत डिटेल में इस पे नहीं जाऊंगा। मैं साधारण तौर पर आपको बता देता हूं कि जीएस का एक पेपर होता है और एक होता है हिंदी का पेपर। और इसमें जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं। पूर्व के वर्षों की अगर हम भांति देखें तो इस 200 नंबर के एग्जामिनेशन में जिन अभ्यर्थियों ने 125, 125, 130 या 135 तक मार्क्स पाए हैं, वह मेन एग्जामिनेशन के लिए सफल हो गए हैं। कई बार तो 120 से कम भी रहा है एक आधी बार। तो देखिए, आपको इतनी मेहनत करनी है कि कम से कम आप सेफ साइड का स्कोर 120 से 25 के बीच में मैं अपने सारे डिस्कशन को इसी के इर्द गिर्द रखूंगा कि ऐसा क्या करें कि आप 120 से 125 नंबर अर्जित कर लें। अगर आप ये इतना स्कोर ले आते हैं तो निश्चित ही आप मानिए आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हमारी सारी चर्चा इसी बात के इर्द गिर्द होगी। इसकी विषय वस्तु पे मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन उद्देश्य होगा कि ऐसा कैसा होगा पेपर और हमें क्या करना है जिसकी वजह से हम इतने मार्क्स हासिल कर सकें। सिलेबस के बारे में आपको काफ़ी यूट्यूब चैनल के द्वारा और वेबसाइट के द्वारा भी बताया जा चुका है, आप देख चुके हैं, तो उस विषय वस्तु पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं इस एग्जाम में इस बार क्या होने जा रहा है कि इस बार ये दोनों पेपर, पहले दोनों पेपर अलग अलग होते थे, एक अलग पेपर होता था और दूसरा पेपर अलग होता था। इस बार ये दोनों पेपर एक साथ हो रहे हैं और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इस 3 घंटे में आपको हिंदी भी करना है और जीएस भी करना है। अब देखिए, मैंने ये क्रम इसीलिए लिखा है कि आप अगर इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो आपको इसी क्रम में चलना है। इन 3 घंटों में सबसे पहले आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन उठाने हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन उठाने हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि आपकी हिंदी में तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप निश्चित ही बहुत अच्छा करेंगे आने वाले एग्जामिनेशन में। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हिंदी के लिए आपने चाहे जितनी भी तैयारी कर ली हो, अभी 3 दिन का समय है आपके पास। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बताई गई है ये बात, पर आप मेरी बात जरा सा सुन लीजिएगा। मैं आपको दावा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप आरओ सामान्य हिंदी, जो आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, और इस बुक को आप केवल और केवल इसकी रीडिंग लगा डालते हैं, केवल और केवल इन 3 से 4 दिनों में इसकी रीडिंग लगा लेते हैं, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है अपने टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिए हैं उसके आधार पर, यदि आप केवल इसकी रीडिंग लगा लेते हैं, तो ये मेरा दावा है इस 60 में से कम 55 क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलेंगे। और पिछला पेपर यदि आप उठा के देखें, सामान्य हिंदी का, यदि पूर्व के पेपर की आप बात करें, अब
चूंकि समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसका मैच करवा सकता हूँ और किसी न किसी वीडियो में मैं ये करूंगा भी। एक एक क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। तो आपके पास एक ऐसी बुक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसे अभी भी कंप्लीट करके आप 60 में से 55 मार्क्स पा सकते हैं। देखिए इस हिंदी के पेपर में क्या है, अगर कोई भी बच्चा अभी किसी को भी पेपर दे दिया जाए तो बहुत गिरी से गिरी हालत में 20 नंबर तो पाएगा ही। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो 20 नंबर के क्वेश्चन इसमें कर सकता है। निगेटिव मार्किंग है इसलिए मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इन दोनों में ही निगेटिव मार्किंग है इसलिए मैं 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो ये मैं शायद ज्यादा ही बताता। अब देखिए क्या करना है, जब आप 20 पा ही रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन यानी 60 कंप्लीट करने के लिए 40 क्वेश्चनों के लिए मेहनत करनी है और वो 40 क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। दुनिया की अनर्गल बातों में मत जाइए कि आप पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आप वो पढ़ लीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये सामान्य हिंदी की जो बुक है इसका 3 दिन आप रिविजन करिए। यहाँ पर आप जब ये टारगेट लेके चलेंगे तो आप फाइनली अचीव जो करेंगे वो फाइनली आपके 52 मार्क्स आ जाएंगे, 52-53 मार्क्स आ जाएंगे और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है हिंदी के लिए। क्लियर है? मैं हिंदी में अपनी बात को बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक, ये आर की, देखिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आदित्य पब्लिकेशन ने मुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन चूंकि एक अच्छी किताब है और अच्छी चीज़ों की तारीफ करना जरूरी है इसलिए मैं इसकी तारीफ यहाँ पर कर रहा हूँ। आपको आर के लिए सिर्फ इसी बुक को आगामी 3 दिन रीडिंग लगानी है। मैक्सिमम पेज आप कवर करिए। देखिए इस पूरी बुक की अगर आप बात करेंगे तो करीब 200-250 पन्ने हैं इसमें। अब पूरा तो हो सकता है आप ना कवर कर पाए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि एक दिन में 50-50 पन्ने सिर्फ रीडिंग लगानी है आपको, क्योंकि आपका काफी कुछ हिंदी में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो शब्द जो एग्जाम में आएगा, वह वर्ड जो एग्जाम में आएगा, जिसका विलोम पर्यायवाची, वह सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी और हूबहू वही मिलेगा, क्योंकि यह पूर्व के वर्षों के आधार पर बनाई गई पुस्तक है और बहुत बढ़िया पुस्तक है। यहाँ से निश्चित ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं और मिलेंगे। कहीं और मत भटकिए, कोई वीडियो मत देखिए, सिर्फ इस किताब की रीडिंग आप लगा लीजिए। बहुत महंगी बुक भी नहीं है, अगर आपके पास नहीं, आप बाजार से खरीदते भी हैं तो मेरे हिसाब से ये बुक शायद 100 या 150 रुपए की आपको मार्केट में मिल भी जाएगी। 100 रुपए के आसपास की ये बुक है और है तो अच्छी बात है। या फिर आप जहां से बेहतर समझे वहां से पढ़ें, पर मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 52 मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। यह बात उन लोगों के लिए लागू होती है जिनकी वास्तव में कुछ तैयारी चल रही है। अब देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि ये तो हम कर लेंगे, हमें ये बहुत जगह से पता चल चुका है। मेन बात है कि ये बताओ कि हम जीएस में इन 140 का तिलिस्म कैसे भेदें। जी हाँ, मेन बात तो यही है कि इस 140 क्वेश्चन का हम तिलिस्म कैसे भेजें। उधर तो हम 52 मार्क्स ले आएंगे, अगर हम 50 भी ले आते हैं, उधर अगर हम 50 मार्क्स भी ले आते हैं, और इधर हम ऐसा क्या करें कि हम कम से कम 80 मार्क्स ले आएं, ताकि ये हमारे 130 मार्क्स बन जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, हिंदी ये हमारा लक्ष्य है और जीएस ये हमारा लक्ष्य है और ये हमारा टोटल बनाना ये हमारा लक्ष्य है। यानी हमारा लक्ष्य क्या है कि हम हिंदी में 60 का टारगेट लेके चलेंगे, कोशिश करेंगे कि 55 क्वेश्चन सही करें, बट एनी हाउ गिरते पड़ते 52, 51 या फिर 50 मार्क्स हमारे आने ही आने हैं हिंदी में। और वो कैसे आएंगे मैंने आपको बता दिया है। आपको अगर तरीका बेहतर लगता है तो आप उनके साथ ये बात जरूर साझा करिए जिन्हें लगता है कि इसके अलावा कोई और तरीका भी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करते हैं जीएस की, कि जीएस के 140 क्वेश्चन का तिलिस्म कैसे भेजा जाए। देखिए भाई, जीएस के 140 क्वेश्चन की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूर्व का पेपर है। देखिए एक बच्चे का पेपर है, अगर इस पूर्व के पेपर की बात करें, अभी जो ये पेपर शायद 11 फरवरी 2024 को हुआ था, अगर आप इस पेपर को डिटेल से एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको चौंका दे। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, हैरानी इसलिए होगी कि अगर हम पिछली बार की चर्चा करें, यहाँ पर हम पिछली बार की चर्चा करें यानी 11 फरवरी 2024 की बात करें, तो इस 11 फरवरी 2024 में कथन निष्कर्ष, पूरी बात सुन लीजिएगा पहले, कथन निष्कर्ष, मैच कराने वाले क्वेश्चन, मैच कराने वाले प्रश्न, कथन निष्कर्ष हो गया, मैच कराने वाले प्रश्न हो गए, और कितने कथन सही, ये तीन मिला के केवल
80 से 85 क्वेश्चन थे केवल यही 3 पैटर्न पर। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करूंगा कथन निष्कर्ष, आप जानते हैं मैच कराने वाले प्रश्न से मेरा अभिप्राय ये है कि ए बी सी डी दिया है, इधर 1 2 3 4 दिया है, इस तरीके से जो हम मैच कराते हैं। और कितने प्रश्न सही वाले प्रश्न से मेरा अभिप्राय ये है, जैसे ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, किसी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं, कितने सही हैं। अब आपको आंसर में टिक करना है ए बी सी डी, इसमें आपको गोला बनाना है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, मतलब इन 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही हैं, दिए गए कथन के सापेक्ष कितने ऑप्शन सही हैं, 2 सही हैं, 3 सही हैं, 4 सही हैं। यानी कि अगर 4 ऑप्शन सही हैं, चौथा नहीं, मैं 4 ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो आप डी गोला बनाइए, 3 ऑप्शन सही है तो सी गोला बनाइए, 2 ऑप्शन सही है तो बी गोला बनाइए, 1 ऑप्शन सही है तो ए गोला बनाइए। ऐसे प्रश्न अब आयोग का हिस्सा बन रहे हैं। आप समझिए, पृष्ठभूमि को समझिए, पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत अनिवार्य है। परीक्षा की तैयारी आपने कर ली है, लेकिन अगर परीक्षा की इस विषय वस्तु को आप समझते हैं तो आप निश्चित ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। और देखिए पिछली बार 80 से 85 प्रश्न इसी पृष्ठभूमि पर आए थे, समझ रहे हैं आप, इसी पृष्ठभूमि पे आए थे। अब इन 80 से 85 प्रश्नों के अलावा जो हमारे 50 से 60 प्रश्न बचते हैं, 50 से 60 प्रश्न बचते हैं, या मैं यूं कह लूं कि 50 से 60 प्रश्न बचते हैं, या यूं मैं कह लूं कि 55 से 60 प्रश्न जो बचते हैं, इन 55 से 60 प्रश्नों में 10 से 12 प्रश्न जो थे वो सामान्य थे, जो कोई भी कर लेगा। 10 से 12 प्रश्न सामान्य थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की थोड़ी बहुत तैयारी करने वाला कोई भी अभ्यर्थी कर लेगा। तो इन देखिए 10 से 12 प्रश्नों में सामान्य प्रश्न थे। अब इनमें से अगर 10-12 प्रश्न सामान्य प्रश्न हम निकाल दें तो यहाँ पर केवल 30-40 क्वेश्चन बचते हैं। और इन 30-40 क्वेश्चन में वह भी प्रश्न शामिल थे जो अभ्यर्थियों ने पहली बार देखे थे, जो अत्यंत कठिन थे, जिनका प्रश्न, जिनका विकल्प को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अभ्यर्थियों को तकलीफ कहाँ हुई? इस जगह पर हुई, क्योंकि सारा मैच इन 80 से 85 क्वेश्चन में चल रहा था। क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी चाहते तो छोड़ भी नहीं सकते थे और पूरी तरह कर भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आयोग ने होश उड़ा दिए इस तरह कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष, कथन कारण दे दे के। तो अब आपको समझना है कि इस बार पेपर जो होगा वह भी इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द होगा। अभी मैं अंत में आपको ऐसी बात बताऊंगा, ऐसा टॉपिक बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा इस वीडियो का, जहां पर 16 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने सिर्फ सुन लिया आज का ये 16 टॉपिक, तो निश्चित ही मैं गारंटी देता हूं आप 16 क्वेश्चन सही करके आएंगे। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन निष्कर्ष, अब देखिए जो मैं अभी आपको 16 टॉपिक बताऊंगा ना, वो 16 क्वेश्चन तो आप सही करोगे, पर उन 16 टॉपिक के इर्द गिर्द ये 80 से 85 क्वेश्चन की जो है रणनीति तय होगी। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं। इतनी बात समझ में आई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि पिछली बार इस तरीके के एग्जाम क्वेश्चन आए थे परीक्षा में। कौन से क्वेश्चन? इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कथन निष्कर्ष मैच कराने वाले और कितने विकल्प सही। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजी काम करेगी। पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया है, पर जैसे ही हमें वो सीधा सीधा ऑप्शन फैक्चुअल मिलता है हम तुरंत टिक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो कथन निष्कर्ष में आ जाता है, मैच कराने में आ जाता है, या कितने प्रश्न सही में आ जाता है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो इस बार आपको क्या करना है समझिए। देखिए कथन निष्कर्ष जब रीजनिंग की हम बात करते हैं, ये चूंकि रीजनिंग का ही टॉपिक है मुख्यतः, लेकिन अब परीक्षाओं में इसे लिया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है अपने एग्जामिनेशन में 7th 8th 9th 10th के एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों को शामिल कर रहा। और सीबीएसई जो है आईएएस एग्जामिनेशन सीबीएसई से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है। और चूंकि आईएएस इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसी प्रकार से देश में पीसीएस में एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वह भी इन सब बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो चाहे बिहार पब्लिक लोक सेवा आयोग हो, वहां पर ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है। तो देखिए कथन निष्कर्ष में क्या है, 2 बातें हैं कथन निष्कर्ष सही करने का। एक तो ये है सामान्य बात, कोई सामान्य सा कथन दिया गया है, उसके सापेक्ष सामान्य सा निष्कर्ष है। आप तुलना कर सकते हैं कि कथन कारण को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं घर चला गया होता, मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है, मोदी जी अमेरिका से वापस आ गए क्योंकि ट्रंप से बात नहीं करना चाहते थे। क्योंकि लगाने से उत्तर आ रहा है तो वह सामान्य बात हो गई, क्योंकि लगाने से उत्तर नहीं आ रहा है तो मतलब वह निष्कर्ष नहीं है। उस कथन में
के बाद यदि क्योंकि लगाने से आंसर आ रहा है तो वह निष्कर्ष हो गया, और अगर नहीं आ रहा तो वह निष्कर्ष नहीं हुआ। तो ये तो हो गई सामान्य बात, परंतु ऐसे प्रश्न बहुत कम होंगे। यहाँ पर जो प्रश्न होंगे कथन निष्कर्ष के, वह होंगे तथ्य, घटना और विषय पर आधारित। विषय पर आधारित कहने का अभिप्राय यह है कि चूंकि लोक सेवा आयोग भी कहीं ना कहीं आईएएस की राहों पे चल पड़ा है, तो वह भी ऐसे प्रश्नों को अब शामिल कर रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें देखिए होता यह है कि मान लीजिए आपको कोई कथन दिया गया, तो वह कथन और निष्कर्ष के कारण ही, वह केवल कथन और निष्कर्ष से ही आपके ज्ञान को जांच लेगा। और आपके ज्ञान का अभिप्राय यह है कि वह इसी बात से समझ लेगा कि आप कितना डीप पढ़ के आए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर हो, वह सब जांच लेगा कि आप कितना डीप पढ़ के आए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन दिया गया है कि अभिकथन है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। यह है कथन। अब कारण है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। अब देखिए, अगर आप इसको सामान्य समझ के साथ करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कथन ए कारण आर ठीक है, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या करता है। परंतु आप जरा यहाँ पे गौर करिएगा, अगर आपने गांधी जी को ठीक से पढ़ा नहीं है तो आप पहला प्रश्न जो अभिकथन है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, आप जान ही नहीं पाओगे कि ये सही है कि नहीं सही है। कारण जो है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो यानी कि इस विषय वस्तु की अगर आपको समझ नहीं है, आपने इसे पढ़ नहीं रखा है, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि जो कारण दिया गया है वह कथन को पूर्णतः सेटिस्फाइड करता है या नहीं करना है। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे दो बातें हैं कि सामान्य होगा तो कोई भी कर लेगा, परंतु ये होगा तो कैसे करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस सेंस में करना है कि आप मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आपके समझ आ जाता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो वहां पर आपको करना क्या है, बेहतर होगा कि आप उसे छोड़ दें। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है जहां पर आप 20-30% भी उस प्रश्न को समझ पा रहे हैं, तो वहां पर कथन और निष्कर्ष के लिए निर्णय लेते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपको करना ये है कि कथन और निष्कर्ष को जब आप प्रश्न को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, परख रहे हैं, तो वहां पर आपको उन दो कथन, चूंकि आप देखिए कथन होगा और होगा निष्कर्ष, आंसर जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। आपको पता है कि कथन व्याख्या करता है, कारण व्याख्या करता है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही, इस तरीके का हो तो फिक्स है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कथन और निष्कर्ष में आपको पहले कथन को जांचना है कि कथन में आप कितने % श्योर हो रहे हैं। अगर कथन में आप 20% से 30% श्योर हो कि ये है, अब इसमें कथन जो आ रहे हैं वहां पर ना, नहीं और है, नहीं और है, मतलब नहीं है या है, ये इस तरीके का प्रश्न बहुत आ रहा है। तो यहाँ पे आपको श्योरिटी करनी है कि क्या आप श्योर हो या नहीं हो। अगर आप 23% श्योर हो कि ये सही है तो फिर ये सही है। अगर आप निष्कर्ष में भी 20 से 30% सही हो कि ये सही है, तो फिर कथन और कारण दोनों सही है। अभी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पे। अगर आप 20 से 30% से हो ना कि कथन और कारण दोनों सही है, मेन मुद्दा तब फंसता है जब हमें यह देखना होता है कि यहाँ पर व्याख्या वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको देखना है कि कथन की विषय वस्तु यदि आपको निष्कर्ष में मिल रही है तो ही वह व्याख्या मानी जाएगी। सिर्फ क्योंकि लगा देने से उत्तर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि कथन और निष्कर्ष, देखिए यहाँ पे अगर स्मार्ट टेक्निक आप ये अपनाएंगे तो आप निश्चित ही कथन और निष्कर्ष के इस तरीके के 30 से 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं अपने थोड़े से ज्ञान के साथ। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई कथन निष्कर्ष की। अब देखिए चर्चा करते हैं मैच कराने वाले प्रश्न। अगर हम मैच कराने वाले प्रश्नों की बात करते हैं, अब देखिए मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया है, जैसे पिछली बार मैच कराने वाले प्रश्नों की भरमार थी। आप देख सकते हैं मैच कराने वाले प्रश्न एक एक पन्ने पे लाइन से
मैच कराने के क्वेश्चन दिए हुए हैं लाइन से। अब देखिए मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आपको दिया गया है ए बी सी डी, अब यहाँ पे आपको मैच कराने 1 2 3 4 और हमारे पास आंसर इस तरीके से लिखा है। आंसर हमारे पास आंसर दिया गया है पहला, दूसरा, सॉरी गोला बनाना है हमको ए बी सी डी। इसमें हमारे पास ये हमको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारे पास ये 4 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 4 1 4 3 2 इस तरीके से ऑप्शन दिए गए और हमें टिक करना है कि कौन सा है सही है कौन सा नहीं। अब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले सिंगल वाले को पकड़ना चाहिए। सिंगल वाला इन द सेंस जहां पर जैसे डी का ऑप्शन देखिए 4, डी का 1 भी है 4 भी है 2 भी है, छोड़ दीजिए। सी का ऑप्शन चेक करिए 3 है। देखिए इन क्वेश्चन में 2-3 टेक्निक लगती है। पहली टेक्निक ये है कि अगर आपको किसी एक ऑप्शन के बारे में आप श्योर हो और वो आपको कहीं मिल रहा है, कहीं एक ही जगह मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो आप श्योर हो कि जो हमारा सी ऑप्शन है उसका पहला ही है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और क्वेश्चन दिया ही नहीं है, फिर आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं। कई बार लोग हड़बड़ी में और भी देखने लगते हैं, इससे आंसर गलत हो जाता है। आपने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन सही है, सी का फर्स्ट ही सही है, हमें 100% श्योर है और आंसर में भी केवल फर्स्ट एक ही जगह दिया है, तो यही ऑप्शन होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अब मान लीजिए आपको ये भी नहीं मिल रहा है, कई जगह दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, उस ऑप्शन को चुनना है जो केवल एक ऑप्शन पे दिया गया है। जैसे कि समझिए मेरी बात को समझिए, जैसे ए ऑप्शन पे आप 4 1 3 दिया गया, छोड़ दीजिए। बी ऑप्शन पे 1 और 3 दिया गया है, बी ऑप्शन पे 1 और 3 1 2 और 4 दिया गया है। सी ऑप्शन पे 1 और 3 दिया गया है और डी ऑप्शन पे 4 और 2 गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस ऑप्शन की है। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और 1 है, यानी कि सी का आंसर जो है वो कंफर्म है, या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत से ही ऐसे क्वेश्चन सही करे जा सकते हैं। अब अगर आपने देखा आपकी अंतरात्मा की पहली आवाज इसको 30% सही कर रही है और ये केवल 5% सही है, तो फिर आप बेधड़क इस ऑप्शन पर जाइए, निश्चित ही एग्जाम में यह ऑप्शन सही होगा। देखिए ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने तैयारी कर ली है तो वो कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे आप इस प्रकार के प्रश्न सही कर सकें। कभी कभी होता क्या है, हमने पढ़ तो बहुत लिया पर हम उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जिससे हम मैक्सिमम प्रश्न सही कर सकते हैं, और यहाँ पर खेल मैक्सिमम प्रश्न का ही है। जो इस कट ऑफ को क्लियर कर जाएगा वह निश्चित ही एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएगा। हिंदी के लिए मैंने जो बताया वो फॉलो करिए और इसके लिए आप ये कर सकते हैं। ये हो गए मैच कराने प्रश्न। अब देखिए यही सेम चीज आपको कितने कथन सही और कितने नहीं में करने वाला। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, गांधी जी गए, गांधी जी ने धरना किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, गांधी जी मूक रहे। अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने सही, इस तरीके के प्रश्न अब आयोग में बन रहे हैं जहां पर आपको ऑप्शन दिए होंगे 1 बी सी डी, गोला बनाना होगा आपको 1 2 3 4, आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। अब देखिए इस प्रश्न में आपको सबसे पहले आपको ये देखना है, ध्यान देना है कि आप क्या इनमें से कोई ऐसा प्रश्न ढूंढ पा रहे हैं, ऐसा ऑप्शन ढूंढ पा रहे हैं जो 100% आप जानते हो कि सही नहीं है, 100% सही नहीं है। अगर मान लिया आपने ढूंढ लिया वो ऑप्शन कि भैया ये ऑप्शन है तीसरा, ये तो पक्का सही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए ये सही हो ही नहीं सकता है, तो अगर आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिया तो यहां पर आपके 2 कट गए, तीसरा भी कट गया और चौथा भी कट गया। सारे सही नहीं हो सकते और 3 ऑप्शन भी सही नहीं, सॉरी सारे सही नहीं हो सकते, सॉरी चौथा ऑप्शन कट गया कि सारे सही नहीं हो सकते हैं, सारे सही नहीं हो सकते हैं, और अब चौथा तो कट गया कि सारे सही नहीं हो सकते। अब बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए इन 3 में आप कंफ्यूजन है कि तीनों सही हैं या 2 सही हैं या 1 सही है। अब 4 में से हमने 3 ऑप्शन कर दिया
कि 3 सही हैं, 2 सही हैं या 1 सही है। अब आप बाकी बचे 3 ऑप्शन में गए। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन की यदि विषय वस्तु का आपका ज्ञान हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आपको ये देखना है कि इन 3 में क्या कोई 2 सही हो रहे हैं। अगर आपको लगा कि इन 3 में से एक ये तो पक्का सही है, मान लीजिए आपने कहा कि गांधी जी ने धरना किया, ये तो यार पक्का सही है, एक ऑप्शन तो पक्का सही है। अब बचे 2, अगर एक ऑप्शन सही है तो आप यानी कि यहाँ पर एग्जिस्ट करके अब 2 ऑप्शन बचे, दूसरा और तीसरा। अब आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही नहीं है। अगर ये कंफर्म हो जाए केवल एक ही सही है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। आप ये वाला कंफर्म हो जाए, ये दोनों कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तीनों कंफर्म हो जाए तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। तब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, चूंकि ये सारी संभावनाएं प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर ही आपको ये निर्णय लेना होगा। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ये करना है कि चूंकि बात नकारात्मकता की गई है, तो जो ऑप्शन आप सही देख रहे हैं उस ऑप्शन के सापेक्ष आपको दोनों आगे ऑप्शन टिक करने हैं। जैसे अगर गांधी जी ने धरना किया, गांधी जी ने अगर धरना किया तो वह धरना क्या मूक धरना था, मतलब गांधी जी उसमें बोले कुछ नहीं थे, कोई अभिभाषण नहीं दिया था। अगर वह आपकी विषय वस्तु को क्लियर कर रहा है तो तुरंत ही आपके दिमाग में बात क्लिक करेगी कि 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। और अगर 2 ऑप्शन तक आप पहुंच जाते हैं तो एक ऑप्शन और गलत होगा, यानी अब आपको इन्हीं 2 और 3 के बीच में निर्णय लेना है कि कौन सा सही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो और आप ये डिसाइड कर सकें कि कितने प्रश्नों को हम, जिन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं उन प्रश्नों से हम किस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं और परीक्षा में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए पढ़ आपने बहुत कुछ लिया है, मैं यहाँ पर आपको 16 विषय ऐसे बताऊंगा, और मैं विषय ना कह के उन्हें पॉइंट कह लेता हूँ। 16 पॉइंट मैं ऐसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जिन्हें यदि आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में तो निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में मिलेगा। और देखिए प्रश्न कैसे मिलेगा, आप करंट अफेयर बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, और प्रश्न कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए प्रश्न परीक्षाओं में दूसरे तरीके से आता है, तो आपको ये जानने की जरूरत है। और पिछले 6 महीनों में भारत देश की कुछ जो भी भारत देश में चर्चित घटनाएं या जो भी चर्चित चीजें रही हैं उनसे करंट अफेयर में प्रश्न किस तरीके से बनेगा, या उनसे जीके में एक प्रश्न किस तरीके से बनेगा, या उनसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में प्रश्न किस तरीके से बनेगा, यही कथन निष्कर्ष कारण के आधार पर, मैच कराने वालों के आधार पर, या इन्हीं प्रश्नों के आधार पर कैसे बनाया जाएगा प्रश्न, उसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ध्यान से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसे कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम में, मैं आपको दावा करता हूं कि आपको 80 प्रश्न इन्हीं 16 विषय वस्तु के अधीन मिलेंगे। पहला, सबसे पहली हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली चर्चा हमारी भारत देश की एक बहुत बड़ी चर्चा है। जनवरी 2025 में प्रयागराज में क्या हुआ था, महाकुंभ हुआ था। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि महाकुंभ हुआ था तो कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। देखिए एक तो उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन है, दूसरा महाकुंभ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 66 करोड़ लोग एक जगह नहाए, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर भगदड़ हो गई थी, काफी लोग मर गए थे, और ये नेशनल के साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बना। अब चूंकि नेशनल के साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी चर्चा का विषय बना, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। और यहाँ पर चूंकि प्रयागराज एक बहुत ही चर्चा का विषय रहा जनवरी के महीने में, इसलिए प्रयागराज से जुड़े हुए प्रश्न आपको, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है 29 जून को जूनियर असिस्टेंट का, उसमें बहुत छोटा सा प्रश्न आया था उस एग्जाम के लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो उसे बनाया और पेश इस तरीके से किया गया था। मैं उसका पूरा प्रश्न तो नहीं याद है, पर उसमें शायद ये पूछा गया था कि प्रयागराज की स्थापना किसने की, अकबर ने, हुमायूं ने, इस तरीके से दिया गया था। देखिए कहीं ना कहीं आपको वो समझना होगा कि जो एग्जामिनर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रयागराज से संबंधित जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं वो पढ़ने हैं, जितने भी आपको, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि आपको मैं क्या बता दूं क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि ये 80-85 क्वेश्चन जो कथन निष्कर्ष मैच कराने वाले इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से। अगर आपने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लें, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ। चलिए, तो जनवरी 2025 में महाकुंभ सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी। आगे बढ़ते हैं
महीने या सीरियल से कोई मतलब नहीं है, आप केवल विषय वस्तु पर फोकस करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम घटना हुई थी, जिसने पूरे देश को और दुनिया को हिला दिया था, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इससे संबंधित वीडियो मेरे ग्रुप पे अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाह के तो उसकी पूरी इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी विषय वस्तु आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आपको ये, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आपको ध्यान देना चाहिए, पहलगाम घटना बहुत मुख्य घटना थी, जहाँ पर आतंकवादियों ने पर्यटकों को, सैलानियों को निशाना बनाया था। तो ये जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा का विषय रहा। और इसी के जस्ट बाद सिंधु जल समझौता और शिमला समझौता को लेके काफी उठापटक मिली थी। और इसी उठापटक के बीच में सिंधु जल समझौता भी मोदी जी ने मानने से मना कर दिया था। उसके बदले में पाकिस्तान ने भी गिदड़ धमकी दी कि मैं शिमला समझौता को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे जुड़े हुए ये काफी चर्चा का विषय बन गया। इससे निश्चित ही आपको प्रश्न इस बार एग्जाम में मिलेगा, 110%। एग्जाम के बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न 100% मिलेगा। तो आपको इसे पढ़ना है बहुत ध्यान से। इससे भी संबंधित वीडियो, पूरे डिटेल वीडियो, जहां पर आपको सारे प्रश्न, सारे तथ्यों को कवर किया गया, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके संबंधित वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल। सभी को पता है कि इस बार 3 जून को आईपीएल हुआ था। और अभी पूरी बात आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। पहले 3 जून को आईपीएल हुआ था, और आईपीएल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि 18 साल बाद आरसीबी के फैन जो थे वो बहुत खुश हुए, और आरसीबी जीता था, और पंजाब किंग्स को जो है हराया गया था। आरसीबी ने जो है मैच जीता, और जो हमारी दूसरी टीम थी पंजाब किंग्स को हराकर हार गया था, और खिताब अपने नाम किया था आईपीएल का 3 जून को। इसी के ठीक एक महीने बाद, यानी कि 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ हो गई। जश्न से पहले ही इनके लिए एक जश्न होने जा रहा था जीत की खुशी में, और वहां पे भगदड़ हो गई, जिससे करीब 11 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये भी मुद्दा काफी देश में, विदेशों में छाया रहा। तो ये बात केवल आईपीएल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि यह एक राष्ट्रीय खबर बनी थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इससे भी कथन और निष्कर्ष के रूप में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको यह ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, 5वां पॉइंट है। अगर हम 5वें पॉइंट की डिस्कस करते हैं, सॉरी 1 2 3, ये 5वां पॉइंट नहीं, ये हमारा 6ठा पॉइंट है। तो अब 6ठे पॉइंट की ओर हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत पॉपुलर घटना 12 जून 2025 को हुई थी, और वो क्या थी? अहमदाबाद, यानी गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में जो हमारा प्लेन क्रैश हुआ था, वो घटना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आपको इससे संबंधित प्रश्न भी मिलेगा। अब देखिए पढ़ना किस तरीके से, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप टॉपिक बता रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो पढ़ना कैसे है। देखिए पढ़ना ऐसे है जैसे प्रयागराज महाकुंभ है, तो आपको ये नहीं याद करना है कि प्रयागराज महाकुंभ किस नदी के किनारे हुआ, कितने लोगों ने स्नान किया, या कितने लोग मर गए, कितने लोगों को सुविधाएं नहीं मिली, ये सब नहीं पढ़ना है। किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट जब परीक्षा में जब प्रश्न आता है, अभी हाल ही में 29 जून को एक परीक्षा हुई, वहां पर पूछा गया गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना किसने की। अब आप बताइए इसमें कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पूछा गया ना। और गोरखपुर क्यों पूछा गया? केंद्र बिंदु है, आप समझ ही रहे हैं, मैं ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो इसी प्रकार से हमेशा तारीफ वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आपको प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े हुए अच्छे तथ्य जो हैं, जो सरकार की उसको बखान करते हैं कि करीब 10,000 15,000 सफाई कर्मियों को लगाया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इस तरीके के तथ्य आपको जानने समझने हैं। तो तारीफ वाली चीजें जाननी है, क्योंकि वही प्रश्न का हिस्सा बनेंगे। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जब संबंधित आई, तो कुछ ब्लैक बॉक्स और इनसे जुड़े हुए प्रश्न पैदा हुए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं इस बात को हम। तो ये 6 पॉइंट के बाद
छठा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सातवां पॉइंट, सातवें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे मोदी जी, हमेशा रहते हैं, आगे भी रहेंगे और ईश्वर करे कि रहें। तो मोदी जी इंपॉर्टेंट क्यों है? मोदी जी को कहाँ सम्मान मिला, कहाँ कौन सा सम्मान मिला, कहाँ सम्मान मिला?